कंप्यूटर खुद ब खुद अनलॉक होता जाता है और 1 मिनट या उससे भी कम समय के अंदर मैं सारे जो है वो कंप्यूटर के पासवर्ड जो है अनलॉक कर देता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि मैंने ये काम रैंडमली किया है, मतलब कीबोर्ड पे हाथ मार दिया और सारे पासवर्ड बिल्कुल ठीक ठीक चल गए? बिल्कुल गलत है ये लॉजिकली। ज़्यादा फिजिबल है समझने के लिए, या ये ज़्यादा फिजिबल है कि या तो मुझे इंटरव्यूअर ने यानी कि इंटरव्यू लेने वाले ने सारे पासवर्ड्स पहले से बता दिए थे, या मैं कोई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट बीइंग हूँ, वो जो आता है ना कोई मिल गया के अंदर जो जादू आता है, उस टाइप की कोई एंटिटी हूँ जिसके पास ये सारी फोर नॉलेज है या प्री नॉलेज है, यानी इस लैब के बारे में मैं पहले से जानता था। आई एम अ सुप्रीम हैकर। ये दो पॉसिबिलिटीज के अलावा अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो मुझे बताएं। हाँ, लेकिन एवोल्यूशन ऐसे तो काम नहीं करती ना कि अपने पासवर्ड डाल दिया और फिर खुल गया तो मतलब इवॉल्व हो गई भाई कुछ ना कुछ। एवोल्यूशन का सारा प्रोसेस ही ऐसे हुआ है, आपको पता है, एक्सीडेंशियल नहीं है कुछ भी। कैसे? जो प्रोटीन बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसके साथ जो गाइडेड एक जो मुफ्ती साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया गाइडेड एवोल्यूशन, इसका मतलब यही तो है गाइडेड एवोल्यूशन। एक माँ के रहम के अंदर जो बच्चा जन्म लेता है उसको पता होता है कि भाई किस तरह मुझे इवॉल्व होना है, किस तरह डेवलप होना है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, वो तो एक कोड की तरह भी हो सकता है ना, जो कि फीड हुआ हुआ है पहले से ही। तो भाई वो ये उसी कोड कोड पे जब मतलब बायोलॉजिकल जब मशीन जब आप समझे जेनेटिक हम हैं, म्यूटेशन जैसे हमारे रोबोट अंदर एआई काम हो रही करता है। थी, जब जेनेटिक म्यूटेशन हमारे अंदर हो रही थी, तो ये सारा कोडिंग की हाँ। बेस पे ही तो काम कर रहा था ना। नहीं मतलब, हर कोड ने बिल्कुल ठीक ठीक काम किया, जब भी तो हम यहाँ बैठे हुए ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ नहीं, हम में भी एवोल्यूशन। काफी कमियां हैं। अगर आप बात कमियों की नहीं परफेक्टली हो रही है, गाइडेंस पर। बात कमियों की नहीं हो जी। रही है, एक अलग मसला है। बात ये हो रही मतलब है कि जो हमारे अंदर कोडिंग हाँ। हुई है और कोड्स ने जिस तरीके से कंप्यूटर वाली उन्होंने मिसाल दी है उसमें कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे ही हमारे जीन्स में कोड्स हैं। तो मिसाल तो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब वो जो इंटेलिजेंट बीइंग है उसने 4 9 कंप्यूटर्स खोल लिए, लेकिन एक कंप्यूटर खोलना उसे नहीं खोला 1 मिनट में। गॉड डिल्यूजन भाई, आपको पता है कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हाँ, कि हर चीज मतलब डिजाइन की गई है इंटेलिजेंटली, डिजाइन की मतलब गई है, उसका हर कोई पर्पस है। आपको पता है ये लॉजिकल और वैलिड आर्ग्यूमेंट है, कैसे? जो साइंटिफिक कम्युनिटी में चैलेंज किया जाता है फाइन बाकायदा। ट्यूनिंग फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट। फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट की बात इंटेलिजेंट नहीं कर डिजाइन। रहा, इंटेलिजेंट डिजाइन की बात कर आप थोड़ा बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? नहीं इंटेलिजेंट डिजाइन यही नहीं, वेट यही वेट वेट एग्जैक्ट। जी। वेट, हम्म। आपने कहा कि इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट मुझे पता है। मुझे पता है, फाइन ट्यूनिंग पता है, जो कहते हैं नहीं, कि इंटेलिजेंट एटम। डिजाइन भी हाँ। पता है ना, तो इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट बताइए। इंटेलिजेंट डिजाइन मतलब वो कहते हैं हर चीज इंटेलिजेंटली डिजाइन हुई हुई है, कोई भी ऐसे अपने आप नहीं आ गया। मतलब हर चीज एक पर्पस के हिसाब से काम कर रही है, कोई भी अपना आप ऐसा ही बस काम नहीं कर रही चीज। ठीक है, तो फ्लैजेलम जो है मसलन इंटेलिजेंट डिजाइन की का एक एग्जाम्पल है, तो उसमें एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो कैसे आया? वो तो इवॉल्व नहीं हो सकता, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज है। आप थोड़ा और मुझे बता और सकते हैं और ये जो और, आपने अभी और यही कहा? यही तो मसला है ना, आपने पढ़ा बड़ा कुछ नहीं, आ गए। और फ्लैजेलम के बगैर सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, और सेल सर्वाइव न करे तो एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। मुफ्ती वो साहब, क्या मैंने है जब थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में सवाल किया, एक सेकंड गॉड डिवीजन साहब, जब इन्हें क्लेम किया ना कि मैं इसमें मानता एवोल्यूशन में बेसिक जेनेटिक्स का सवाल किया, जो कि हायर सेकेंडरी से भी पहले पढ़ाया जाता है बेसिक, और आपको वो भी नहीं आता था। यू डू नॉट इवन नो जी ऑफ जेनेटिक्स एंड इसका यू आर ये कमिंग मतलब हियर नहीं एंड कि मुझे चैलेंजिंग। कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। बेसिक चीज नहीं पता आपको जेनेटिक्स के बारे में सर, बेसिक चीज, बेसिक। इसका इससे आप ये कैसे निकाल सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आप पता, मुझे पता ही नहीं एवोल्यूशन काम फिनोटाइप कैसे और करता है। जीनोटाइप तो बता नहीं सके यार। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई कैन स्टिल डिफाइन दैट। मेरी तो पूरी वीडियो पड़ी हुई है इसके ऊपर मेरे चैनल। अच्छा, डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है? जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दें। नहीं, आप थोड़ा बताएं, मुझे भी पता चले। मैं आपसे सीखने आया हूं। मैं कह रहा हूँ ना, पहले मैंने ही तो वीडियो डाली हुई है उसके ऊपर। मैं चाह रहा हूँ अथर भाई जो आपसे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दें, अच्छा, मुफ्ती साहब बिकॉज आप क्या यू आर सवाल द कर रहे वन हु हैं? केम अप विद दिस एवोल्यूशन थ्योरी। जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ बेसिक लेवल का पता है और मुझे ये ज्यादा अपील करती है, जैसे मैं पिछले यही भाई कह रहा जैसे हूँ। पिछले भाई कह रहा था। देखें हाँ। देखें देखें, मेरी बात सुने आप। आपको बेसिक लेवल का पता है और आपको ये इसलिए अपील कर रही है क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक लेवल का पता है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाए तो ये आपको अपील नहीं करेगी, जैसा कि उन बहुत सारे लोगों को अपील नहीं करती जिनको थोड़ा ज्यादा पता है आपसे। अच्छा, आप ये मुझ मैं अपनी आवाज दोबारा सुन पा रहा हूँ, ये बार बार, ये क्या चक्कर है, किसके माइक में प्रॉब्लम है? ये इनको म्यूट ये करें, गॉड भाई इनकी की आवाज एक में सेकंड। प्रॉब्लम है, इको आ रही है। हाँ, मैं इनको जो है म्यूट कर देता हूँ, बार बार एको आ रही है। ठीक है, नहीं अभी भी, अच्छा अब सही है। हाँ, तो अब ये देखें असल चीज क्या है कि एवोल्यूशन किन किन चीजों के ऊपर खड़ा हुआ है, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए। और इसके ताल्लुक से
किसी मुल्हिद की वीडियो के ऊपर ईमान लाए बगैर आप रिसर्च करें। मिसाल के तौर पर आप इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आप देखें कि एवोल्यूशन की एक बहुत मजबूत दलील मसलन फॉसिल रिकॉर्ड है। तो आप एक काम ये भी करें कि फॉसिल्स के ताल्लुक से साइंटिस्ट ने जो स्कैम किए हैं गुज़िश्ता 100 सालों के अंदर, पूरी गूगल के ऊपर उसकी लिस्ट मौजूद है, जस्ट गूगल इट, ठीक है। तो इसकी वजह यह है कि आपकी परवाज वहीं तक है, तो आप उस परवाज को देखकर देखें कि भाई साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ मसलन स्कैम्स किए हैं फॉसिल रिकॉर्ड बनाने में, और उसकी बुनियाद पर पूरी एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी खड़ी कर दी है। तीसरी चीज आप ये देखें कि लाइफ की जो डेफिनेशन है मसलन वो क्या है, उसके अंदर किस तरीके से एक इन्फिनिट साइकिल क्रिएट होता है। जब आप लाइफ को डिफाइन करते हैं बायोलॉजी में कि लाइफ इज दैट व्हाट इवॉल्व्स, और उसके बाद आप फिर ये कहते हैं कि भाई लाइफ वो है जो इवॉल्व करे। अच्छा भाई एवोल्यूशन क्या, एवोल्यूशन लाइफ में होता है, तो अभी तो लाइफ ही डिफाइन नहीं हुई, तो आपने एवोल्यूशन फिर लाइफ में कैसे कर दिया? तो ये इन्फिनिट साइकिल है, ठीक है। इन्फिनिट साइकिल एक एक फैलेसी है, ये कमिट होती है इसमें। इसी तरीके से आप ये भी देखें कि यानी जो स्पीसिएशन है, स्पीसिएशन कैसे होता है उसके ऊपर साइंटिफिक कम्युनिटी मुत्तफिक नहीं है। और ह्यूमन एवोल्यूशन या एनिमल एवोल्यूशन से पहले लाइफ का आगाज कैसे हुआ है, वहां पर भी कोई एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, दसियों साइंटिफिक थ्योरी है। उनमें एबायोजेनेसिस एक एबायोजेनेसिस वन ऑफ दोस थ्योरीज हैं, और इस एबायोजेनेसिस को भी 100% एक्यूरेटली सही साबित अभी तक नहीं किया जा सका। उसके ऊपर भी कितने ही साइंटिफिक पेपर्स उसके खिलाफ हैं। ये सारी चीजें मेरे भाई जब आप गौर करेंगे और उनको स्केप्टिकली पढ़ेंगे तो कुछ अंदाजा होगा कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं कि चंद वीडियोस आपने देखी और आपने कहा कि यार मुझे तो शक हो गया, अगर ये सब एवोल्यूशन हुआ है और जानवर खुद से खुद वजूद में आ गए, इंसान खुद से खुद वजूद में आ गया, तो फिर खुदा की क्या जरूरत रहेगी, और आपने खुदा का इनकार कर दिया। सीधी सीधी बात, एक सवाल आपके सामने ये भी आना चाहिए कि भाई फिर आखिर क्या वजह है कि जब सबका एवोल्यूशन हो रहा था तो फिर इंसान ही इस लेवल पर, कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर पहुंचा, और दूसरे जानवरों का भी एवोल्यूशन चल रहा है, वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यानी कुछ इस तरह का होना चाहिए था ना कि भाई इंसान भी उस कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाता, और कोई दूसरा भी मसलन सांप बिच्छू कुछ और भी होता कि जो कॉन्शियसनेस के इस लेवल पर होता। ये क्या बात है कि एक लौता इंसान ही है जो इतना कॉन्शियस है। जिनों को आप मानते नहीं है, मलाइका को आप मानते नहीं है, तो ये सारी चीजें हैं ना। इसका मैं जवाब दे सकता हूँ कि इंसान ही क्यों पहुंचा। गॉडलिजन साहब, एंड पे मैं आपसे ये बात कहूंगा, बुरा नहीं मानिएगा, बेसिकली पता मेरा जो सवाल करने का मकसद जो था ना वो ये था भाई, फूंक मारना बंद करें जी। मेरा जो सवाल करने का मकसद ये था कि जब आप इतना बड़ा टॉपिक पढ़ते हैं ना एवोल्यूशन, तो आपको कुछ बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए ताकि आप रिसर्च भी कर सकें। मिसाल के तौर पर आपको मैंने फिनोटाइप और जीनोटाइप का एग्जांपल दिया, नहीं हालांकि आप यूज कर रहे थे वो बात, लेकिन आपको टर्म्स नहीं पता थी, ठीक है। तो जब आप इतना बड़ा एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि सारा आता हो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिया, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, कोई एक बात सुन ली कि भाई थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इस्लाम को डिबंक कर देती है, तो देयरफॉर मैं इसी पे चल पड़ता हूं। तो प्लीज काइंडली बी गाइडेड व्हेनेवर यू स्टडी। अच्छा, मुफ्ती साहब ने एक सवाल पूछा कि सिर्फ इंसान ही क्यों पहुंचा इस तक, तो इसका मैं एक जवाब दे सकता हूँ। जी दीजिए। अच्छा, एक बंदा, एक लॉटरी है, उसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, तो एक ही बंदा जो जीतता है उसका क्या रीजन है? इसलिए कि उसको डिजाइन इसी तरीके से किया गया है ना। और नहीं, वो तो रैंडम होती है ना। नहीं, होल्ड ऑन, उसको खेलने वाले बंदर और कुत्ते और बिल्ली और इंसान नहीं होते, बल्कि सारे के सारे इंसान होते हैं, ठीक है। उन सारे इंसानों में किसी एक के पास वो इत्तेफाक से एक नंबर आ जाता है और वो जीत जाता है। प्योर लक, ठीक है, प्योर लक। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं इंसान सिर्फ लकी था, तो ये सिर्फ एक रैंडम था, तो यहाँ सवाल यही होगा कि ये चीज सिर्फ इंसान के साथ ही खास क्यों है, जब एवोल्यूशन तो ब्लाइंड है ना, वो तो किसी और को भी कर सकता था, दो लोगों को कर सकता था। आपने लॉटरी टिकट की मिसाल दी है, उसका भी मैं आपको जवाब दे दूं कि बाज मर्तबा खुसूसन यूएस में बहुत कॉमन है लॉटरी, हर जगह स्टेट के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लॉटरी होती है। बाज मर्तबा लॉटरी शेड भी होती है। अगर $1 मिलियन की लॉटरी है तो उसको हो सकता है कि 4 लोग जीतने, हर एक के पास 2.5 लाख आ जाए, ऐसा भी होता है। नहीं, वो तो एक लॉटरी वालों का भी ये मैकेनिज्म होता है कि वो खुद कहते हैं कि भाई ये रैंडमली होगी,
जी रैंडम चूज करने वाला भी पीछे कोई इंटेलिजेंट बंदा होता है। एग्जैक्टली यानी लॉटरी की जो आपने मिसाल दी वो गलत इसलिए दी है क्योंकि लॉटरी को भी ऑर्गेनाइज करना, उसके नंबर बनाना, उसके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, उसके पीछे पूरी एक मैकेनिज्म मौजूद है, इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। लेकिन वो वो तो नंबर हमारी आना दलील तो हो गई, रैंडम है आपकी ना, दलील नहीं है। रैंडम आना तो नंबर है ना। और है इस गॉड भाई, उसमें एक बात हो रहा है, जैसे आपने ये लॉटरी वाली मिसाल दी है तो उसमें कोई एक जीता है, सब नहीं जीते। लेकिन एवोल्यूशन में क्या है कि सब तो थोड़ा थोड़ा जीते हैं, इंसान ज्यादा जीत गया। हाँ, बस इससे पकड़ लेना कि इंसान ज्यादा जीत गया, सब थोड़ा थोड़ा जीत गया, क्योंकि ये पूरी तरह लॉटरी की तरह तो काम नहीं करता। एवोल्यूशन एक अलग चीज है, लॉटरी एक अलग चीज है। मैंने आपको समझाने के लिए दी कि आप पूछ रहे हैं कि इंसान ही क्यों। आपने मिसाल दी लॉटरी की, जब उस मिसाल को गलत कर दिया तो आपने कहा हाँ नहीं वो ठीक है, वो ये मिसाल गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था कि आपने कहा एक बात बताएं, क्यों। एक बात बताएं, क्या लॉटरी के नंबर्स ये जो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या वो नहीं चाहते कि या तो कोई ना आए, आए तो बस एक ही आए, रैंडम एक ही आए? वो इसको इसी तरह डिजाइन करते हैं ना, क्योंकि एक को ही जीतना होता है ना, सब तो नहीं जीत सकते ना भाई। डिजाइन इसी तरीके से मैं हो सकता है कि कोई आदमी इस तरह डिजाइन करे कि 100 आदमी जीत जाए, हो नहीं, सकता वो तो एक अलग केस हो गया ना। तो वो ये केस भी है कि अगर आप लॉटरी की मिसाल दे रहे हैं तो लॉटरी डिजाइन करने वाला, नंबर चुनने वाला इस तरह का नंबर चुनता है कि 1 लाख लोगों में एक ही आदमी जीते। लेकिन वो ऐसा तो नहीं चुनता ना कि यही स्पेसिफिक आदमी ही जीते, कोई भी जीत सकता है भाई, जीतेगा एक। हाँ। ठीक, लेकिन उसने उस एक ऑर्गेनाइजर ने ये चूज किया कि एक जीते तो एक जीतता है। वो चूज करता कि 2 जीते तो 2 जीतेंगे, नंबर उसी तरीके से आएंगे, राइट? मैंने आपको समझाने के लिए ये मिसाल दी। नहीं, इसी को अब गेम अब बाजी पलट रही है तो अब कहने का नहीं बाजी नहीं पलट रही। ये होल्ड ऑन, इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ है, उसने चाहा कि एक जीते तो एक जीतता है, ठीक। हाँ। तो ये हमारी दलील है लॉटरी वाली, लेकिन उसके हाथ में तो नहीं है कौन जीतेगा, उसके हाथ में नहीं कि कॉन्शियसनेस के लेवल पर एक ही पहुंचे तो एक ही पहुंच रहा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड ने वो कॉन्शियस बीइंग ना होती तो फिर मल्टीपल लोग जो है या मल्टीपल चीजें, मल्टीपल जानवर जो है कॉन्शियस के उसी लेवल पर होते नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि गॉड ने बस जानवर बना के छोड़ दिया, वो खुद ब खुद इंसान बन जाएगा जब बना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लॉटरी वाली दलील आपकी दलील नहीं, हमारी दलील है। नहीं, लेकिन वो लॉटरी जो बना रहा है वो इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है। आपने अपने ही गोल में कर दिया गोल। मुफ्ती साहब, इनसे बात करके मेरे हिसाब से फायदा नहीं है, बिकॉज ये सीखने तो आए नहीं है। मैं आपको सीखने ही आया हूं। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं क्लियर करने हूं आपके जवाबों से। मुझे आप शेयर करा दीजिएगा, जाते जाते इनको थोड़ा सा स्कूलिंग भी करते जाएं ताकि अच्छा, हाँ जी। ये देखिए गॉड डिल्यूजन भाई, ये है यहाँ लिखा हुआ है, डॉक्टर कैरोलाइन क्रॉकर एक प्रोफेसर रह चुकी हैं बायोलॉजी की। उसके अंदर ये इनके बारे में आर्टिकल छपता है कि एक्सप्लेन चैलेंजिंग डार्विनिज्म एवोल्यूशन, सॉरी एक्सपेल्ड फॉर चैलेंजिंग डार्विनियन एवोल्यूशन, के उस बंदी को, उस औरत को, बायोलॉजी की प्रोफेसर को इंटेलिजेंस डिजाइन पढ़ाने के ऊपर डार्विनिज्म के साथ साथ एकेडेमिया से फारिग कर दिया गया। और ये भी कोशिश की, शी हैड अ 3-year contract, constantly received good courses evaluations, but the department chair having received a complaint about her handling evolutionary theory and so on। अच्छा, इसी वजह से एवोल्यूशन, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, ये पॉलिटिकली इसको पॉलिटिकली लोगों के थ्रॉट के जरिए पढ़ा, यानी कि कहा जाता है ना, शोवलिंग डाउन योर थ्रोट, आपके जो है ना जबरदस्ती आपके हलक से उतारी जाती है। इस पे आप देख लें, माइकल लूज एक फेमस इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, इसने एक किताब लिखी, इसका नाम ही था डार्विनिज्म एज रिलीजन। लिन मैर्गिलिस गिवन नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ये खुद बात करती है कि डार्विनिज्म इज मोर लाइकली अ रिलीजन देन अ साइंटिफिक थ्योरी। जूलियन हक्सली ने किताब ली जिसका टाइटल था रिलीजन विदाउट रेवलेशन। थॉमस हक्सली, जो जूलियन हक्सली का दादा था, क्लेम दैट डार्विनिज्म इज अ यूनिवर्सल रिलीजन। अच्छा, आगे, here is a news flash. Renowned Yale professor leaves Darwinism, says intelligent design absolutely serious theory। क्या लिखते हैं वो यहाँ पे, Darwinism has indeed passed beyond the scientific argument as far as they are concerned. You take your life in your hands to challenge intellectually, they will destroy you if you challenge it। डार्विनिज्म को आप एकेडेमिया के अंदर चैलेंज करें अपर लेवल पे, दे विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। उन्होंने इस बारे में लिखा है, अटैकिंग देयर रिलीजन, ही स्टेटेड इट्स अ बिग इशू फॉर देम। तो भाई ये डार्विन की जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी नहीं है, ये एक मजहब है प्रॉपर, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। और इसको हम बहुत, और ये बता दें कि इंशाल्लाह पिछले हफ्ते जो हमने अपने स्कूल का ऐलान किया था, हम उसमें इंटेलिजेंट डिजाइन भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी माशाअल्लाह। जी हाँ, चले गए? अरे भाई इतनी जल्दी क्यों चले गए? ओके,
हो सकता है हुस्न ज़न ये है कि कनेक्शन ड्रॉप हो गया हो, लेकिन बाज मरतबा लोग एकदम चले भी जाते हैं। अच्छा जी, तो हमारे इर्तिका हो गया। हाँ, इर्तिका हो गया है मिस्टर एक्स। जी भाई, मिस्टर एक्स साहब, माइक अनम्यूट करें अपना एक्स भाई। जी सलाम आपको साहब। जी क्या हाल चाल है? जी बढ़िया हूँ साहब। पिछली बार मैं कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा था लेकिन टच बहुत था, तो पहले तो मैं स्कूल के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा बहुत बहुत, और शुक्रिया। वो सक्सेस हो, ये भी मेरी विश है। तो मुफ्ती साहब मेरे दो सवाल है, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो पहले मैं छोटा सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जी एक टीचर है उनसे मेरी बात हो रही थी अभी, वो काफ़ी IAS वगैरह के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। थोड़ा तो सा आवाज में जो है ना मम्बलने से कुछ इतनी क्लियरिटी नहीं है, हो सकता है कि माइक ज्यादा करीब हो। जी क्या कह रहे हैं? ओके, एक अभी टीचर क्लियर आ है, रही है मुफ्ती साहब? कोशिश करेंगे समझने की। जी एक टीचर है। IAS की कोचिंग पढ़ाते हैं वो, तो उनसे मेरी बात हो रही थी ओके। दिल्ली में। हम्म। तो जाहिर सी बात है, IAS की कोचिंग पढ़ाते हैं तो सभी रिलीजन्स को भी पढ़ाना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है। तो इसी इस्लाम के टॉपिक पे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम है वो सभी को काफिर डिनोट करते हैं। तो मैंने कहा काफिर कोई गाली तो है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा एक्चुअली काफिर गाली ही है, इसलिए अ, लोग जो है वो इस्लाम से इतनी नफरत करते हैं और मुस्लिमों से इतनी नफरत करते हैं। मैंने कहा कैसे गाली है? तो उन्होंने कहा कुरान में साफ लिखा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस दुनिया की सबसे घटिया मखलूक है। जो सबसे घटिया मखलूक है वो इस दुनिया की सबसे बड़ी गाली है, क्योंकि जानवर भी आते हैं, सब कोई है, मतलब उस उनमें तो जानवर एक से घटिया काम करते हैं, एक से घटिया जानवर हैं, उनके लिए तो कोई गाली मतलब डिनोट ही नहीं हो सकती। तो जो वाली कोई अरबी की आयत बता रहे थे वो कह रहे वो है, तो वो तो सबसे बड़ी गाली है। तो मतलब काफिर भी गाली हो गया। तो मतलब कह रहे थे A इक्वल टू B, B इक्वल टू C है, तो जाहिर सी बात है A B C के इक्वल होगा। तो इस बारे में इसका आंसर। आपकी इस सवाल में एक तो कमेंट में ये कर दूं कि सिविल सर्विसेज की जो लोग ट्रेनिंग देते हैं उनके बारे में आपने कहा कि जाहिर है कि वो ये काम करते होंगे। जाहिर है वाली बात गलत है। एक से एक अहमक पड़ा है इस मैदान में, ठीक है। और ये भी एक ठीक है, वो कुछ चीजों के अंदर बेहतर हो सकते होंगे, लेकिन खुसूसन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, ये पूरे चूंकि सिविल सर्विसेज का जो पूरा एक निजाम है ये गोरा बना के गया था, तो उसी पर हम चल रहे हैं। तो जाहिर है कि इन मुल्कों में मुस्लिम माइनॉरिटी या कहीं गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है तो गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज है, इंडिया है तो मुस्लिम माइनॉरिटीज है। तो रिलीजन जो है वो पार्ट एंड पार्सल है पूरी कम्युनिटी का। रिलीजन के बगैर आप कम्युनिटी के बारे में तसव्वुर नहीं कर सकते। वो इतना ज्यादा डीपली कनेक्टेड है कम्युनिटी किसी मुख्तलिफ रिलीजन से, कोई एक जरूरी नहीं है, अलग अलग रिलीजन से। तो कोई भी आदमी जब सिविल सर्विसेज में आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसको उस कम्युनिटी का मिजाज समझना बहुत जरूरी है, और वो रिलीजन को समझे बगैर समझ में नहीं आ सकता। तो अगर कोचिंग देने वाला आदमी ये सोच रहा है या ये कह रहा है कि काफिर का लफ्ज एक गाली है, और वो फिर पढ़ाएगा, फिर वो कोचिंग देगा, उन लोगों को क्या हो सकता है कि उनमें से दो एक किस्मत के धनी हो और वो उनका सिलेक्शन हो जाए और वो ऑफिसर्स बन जाएं। तो फिर आप मुझे एक बात बताएं कि फिर वो ऑफिसर्स कम्युनिटी को कैसे चलाएंगे, जबकि 20-25 करोड़ 30 करोड़ लोगों के बारे में उनका नजरिया ये होगा कि ये हमें दिन रात गाली देते हैं। तो क्या ऐसा आदमी जो कोचिंग कर रहा है, दे रहा है, उसको आप इंटेलिजेंट कह सकते हैं? नहीं मुफ्ती साहब, ये तो हर फील्ड में मैंने देखा है कि आदमी चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, उसके मन में एक अंदर से किसी समाज के प्रति ये चीजें अंदर से रहती हैं, चाहे वो PM बन जाए, CM बन जाए। तो ये फिर किस लाइन में है? हाँ, मतलब मैं वो बात बिल्कुल आपकी सही है, आई एग्री विद यू 100%। मैं ये नहीं कहूंगा कि जाहिर है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो यानी इतना जाहिर नहीं है, कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस आदमी के नॉन इंटेलिजेंट होने की दूसरी दलील आ रही है। दूसरी दलील ये है कि जब आप कोचिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक खास, आपका एक वर्ल्ड व्यू है और उस वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वो वर्ल्ड व्यू क्या है? वो ये है कि भाई सिविल सर्विस में जो बंदा आता है उसके नजदीक सब लोग इक्वल हैं। वो चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, वो सिख हो, कोई भी हो, सब लोग, चूंकि उसको सबको सर्व करना है, वो किसी को
रिलीजियस बुनियादों के ऊपर ये नहीं कह सकता कि मैं उस कम्युनिटी को सर्व नहीं करूंगा। अगर वो डीएम है किसी जिले का, तो वो सबके लिए डीएम है, कमिश्नर है तो सबके लिए कमिश्नर है, राइट। तो अब आपका एक वर्ल्ड व्यू है, मैं इससे कतई नजर कि ये अच्छा है बुरा एक अलग चीज है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। अब आपने उस वर्ल्ड व्यू से आप आ रहे हैं और आप रिलीजन की बहसों में आ गए। रिलीजन खड़ा ही इस बुनियाद पर है कि नहीं ये ट्रूथ है और बाकी सब फॉल्सहुड है। तो आपने देखा कि एक सेक्युलर वर्ल्ड व्यू है कि जिसका मकसद ये है कि आपको सर्व करना है, सर्व आपको सबको करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटीज। और आप बात कर रहे हैं रिलीजन की कि जहां पर सबको सर्व करना नहीं है, जहां पर यह फैसला होना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। सर्विस बिल्कुल अलग चीज है। रिलीजन ये बताता है आपको कि अच्छाई ये है और बुराई वो है। आप इस्लाम से पूछेंगे तो ये कहेगा इस्लाम कि अच्छाई ये है कि खुदा के ऊपर ईमान लाया जाए, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया जाए और उसकी बात को माना जाए, ये अच्छाई है। और बुराई ये है कि खुदा जो कि खालिक है उसको न माना जाए। तो एक वर्ल्ड व्यू से खड़े होकर आपने दूसरे वर्ल्ड व्यू का अगर फैसला करने लगे तो आपसे बड़ा डम तो कोई है ही नहीं। ये इंटेलिजेंस कैसी? जी भाई। मुफ्ती साहब वो जो वो बात हो रही थी वो ये थी कि काफिर वो मानते हैं कि गाली है, लेकिन आप लोग जितना मैंने स्ट्रीम देखी है सभी की, जाहिर बात है आप लोग काफिर को गाली नहीं मानते। हाँ, तो वो ये प्रूव करने का, हम अगर काफिर को गाली मानते तो जिस तरीके से सड़क पर चलने वाले लोग एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हैं तो काफिर भी इसी तरह बोला जाता। जबकि तकफीर के यानी काफिर करार देने के बहुत सख्त उसूल हैं, उसके ऊपर बाकायदा किताबें लिखी। आपने देखा है किसी कौम में गाली किस तरह देनी है उसकी किताबें लिखी गई हो बाकायदा? पूरे बड़े बड़े जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, वो उस पर लिख रहे हो कि गाली ये वाली ज्यादा सही रहेगी, वो वाली खराब रहेगी, इस तरह की किताबें, पूरी मेथोडोलॉजी है। तो आपने कहीं गालियों की किताबें देखी हैं? और लिखी होगी तो किसी गाली बात नहीं लिखी होगी ना। आप इसको गाली कैसे कह सकते हैं जबकि उसका पूरा एक मेथोडोलॉजी है कि नहीं ये होगा तो कभी काफिर कहा जाएगा, फला चीज करेगा तो काफिर कहा जाएगा। तब भी 99% अगर उसके अंदर ये पॉसिबिलिटी होगी कि वो काफिर नहीं है तो उसको मुसलमान माना जाएगा। 99% है कि वो काफिर है और 1% पॉसिबिलिटी है वो काफिर नहीं है, तब भी हम उसको मुसलमान मानेंगे। ये पूरी एक मेथोडोलॉजी है। अब रही है बात मैं उस पर आ जाऊं कि कुरान ने शर्रुल बरिया कहा है, शर्रुल बरिया वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स। किनको कहा है? उनको कहा है ना कि खुदा उनको वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कह रहा है कि जिनको खुदा ने बनाया, पैदा किया, उनको खिलाया पिलाया, अपनी जमीन में बसाया, उनको रिस्क दिया, उनको अकल दी। इन सब चीजों का गलत इस्तेमाल करके वो खुदा के बागी हो गए, जबकि जानवर बागी नहीं हुआ। ठीक है, जानवर उसी काम में लगा हुआ है जिस काम में खुदा ने उसको लगा दिया। तो क्या खुदा फिर उनको जानवर से बदतर नहीं कहेगा? ये खुदा का हक है। उन्होंने कहा कि खुदा ऑन द डे ऑफ जजमेंट कहे वो ठीक है, लेकिन इस दुनिया में अगर हम ऐसी चीजें एक किताब में पढ़ते हैं तो इससे समाज में एक हार्मोनी है वो नहीं आ सकती। इसीलिए तो आप देखते हैं कि ये मानना पड़ेगा, उसके लिए ये मानना पड़ेगा, प्रीसपोज करना पड़ेगा कि खुदा को हमारा समाज चलाने में कोई उसका हक नहीं होना चाहिए। खुदा बस बाहर बैठे, जब आखिरत में फिर खुदा फैसला करे भाई अभी उसका कोई रोल इस कायनात में नहीं होना चाहिए। पहला प्रीसपोजिशन तो ये है। दूसरा, आपको यह मानना पड़ेगा कि खुदा ने कोई किताब नाजिल नहीं की है। ये जो किताब कुरान है ये सिर्फ इंसानों ने, कुछ मुसलमानों ने लिख ली है। अगर ये सारी चीजें आप सही मान रहे हैं तो ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर ये बातें गलत हैं, आप कह रहे हैं कि खुदा है और न सिर्फ ये कि उसने इस कायनात को पैदा किया बल्कि वो इस कायनात को चला भी रहा है और वो चाहता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक और उसके हकाम के मुताबिक कायनात चले, और उसने उस मर्जी को बताने के लिए किताबें नाजिल की हैं जिसमें आखिरी किताब कुरान है। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो कम्युनिटी के हार्मनी के खिलाफ है, कम्युनल हार्मनी के खिलाफ है। और इससे ज्यादा हार्मनी क्या हो सकती है मुफ्ती साहब कि हम अहले किताब को काफिर समझते हैं, उसके बावजूद भी उनकी खवातीन से निकाह करना जायज़ है। न सिर्फ निकाह करना जायज़ है बल्कि औलाद भी पैदा करना जायज़ है। तो ये चीज अच्छा। और उससे बढ़कर हार्मनी भाई मिस्टर एक्स साहब, उससे बढ़कर हार्मनी, आप एक ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहां नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है, और उस मुल्क में एक बड़ी तादाद, छोटी मोटी तादाद नहीं है, बड़ी तादाद ये समझ रही है कि यार ये मुसलमानों से जो है ये हमें बड़ा खतरा है, या टेक ओवर कर लेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, चले यहाँ ये तो एक मुल्क का हाल हो गया। दूसरे मुल्क में यानी अगर इस्लामिक स्टेट हो, इस्लामी रियासत हो, और वहां पर जो मैंने इससे पहले भी कुरान और सुन्नत के ऊपर हमने बात की है कि इस्लामी रियासत में क्या अहकाम होते हैं गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से, वही गैर मुस्लिम ना कि जिनको मुसलमान काफिर समझ रहे हैं।
जब वो गैर मुस्लिम उस इस्लामी रियासत में, वो काफिर उस इस्लामी रियासत में रहते हैं, तो वो इक्वल सिटीजन होते हैं, उनको वही हुकूक होते हैं जो मुसलमानों के होते हैं। ठीक है, तो फिर जिनको यानी जिनको वर्स्ट ऑफ ऑल क्रीचर्स कहा जा रहा है, तो फिर तो उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना। दिन रात उनको ज़िबा करो और उनका गोश्त खा जाओ, ऐसा तो नहीं है जी। तो अच्छाई और बुराई, एक बात याद रखें, किसी चीज को अच्छा या बुरा कहना कभी भी कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ नहीं हो सकता। कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ अकीदा नहीं होता है, कम्युनल हार्मोनी के खिलाफ एक्शन होता है। हार्मोनी जो है वो एक्शन से बनती है। कि मिसाल के तौर पर मुसलमान है, किसी भी मुल्क में रहेगा, वो नॉन मुस्लिम को गलत समझेगा, वो, और हर मजहब वाला ऐसे ही, क्रिश्चियन भी ये करता है, जूस भी ये करते हैं। ठीक है, जिनका अपना मजहब कुछ कोई नहीं होता, वो ये कहते हैं सब अच्छे हैं, क्योंकि सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती, अच्छाई एक ही होगी, बाकी बुराई होगी। तो जब हर कम्युनिटी, हर रिलीजियस कम्युनिटी यही कहती है कि मैं सही हूं, ट्रूथ ये है, बाकी फॉल्सहुड है, और उससे हार्मोनल कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब नहीं होती, तो आप सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे कह सकते हैं कि किसी कुछ लोगों के या 20 करोड़ लोगों के इस अकीदे की वजह से कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है? क्या इससे एक और माइंडसेट, तीसरी दलील आ रही है उस आदमी के डम होने की, वो ये है कि वो कम्युनल हार्मोनी के डिस्टर्ब होने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर लगा रहा है। तो क्या आप ये समझते हैं कि हिस्टोरिकली ये बात सही है? नहीं, ये तो पिछले 10 साल से ऐसा माइंडसेट बना है ना पूरे इंडिया में कि जो भी होता है उसके लिए मुसलमान ही जिम्मेदार, के लिए मुसलमान जिम्मेदार है। उससे पहले फसादात होते थे, तो फसादात ताली जो है एक हाथ से दो बचती नहीं है। लेकिन जो आदमी इस तरीके से अपनी क्लास को ट्रेन कर रहा है, वो ये बता रहा है कि अगर ये लोग तुम्हें काफिर ना कह रहे होते तो इस मुल्क में कभी भी कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब ना होती। ये जो हो रही है इनकी वजह से हो रही है। इससे बड़ा डम कौन होगा? ये इसको इंटेलिजेंट कहते हैं आप? नहीं, वो उनका पर्सनल माइंडसेट हो सकता है, जो नहीं वो क्लास में पढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है उसमें मुस्लिम बच्चियां भी पढ़ रहे होंगे, तो वो तो ऑब्जेक्शन करते ही अगर ऐसा होता। नहीं करते, दैट्स द पॉइंट, नहीं करते हैं। जो मुस्लिम बच्चे उन क्लासेस में होते हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन करें तो उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनको लिमिटेड कर दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि वो खुद, जाहिर है कि जब वो एक माहौल में रह रहे हैं और इस्लामी तालीमात उनके पास इतनी ज्यादा एक्सेस उसका नहीं है, तो वो खुद इस माइंडसेट में हो जाते हैं कि यार शायद हमने ही कोई गड़बड़ की होगी। तो आप जब उनको रोजाना हर क्लास में बताएंगे, आप बच्चे जाते हैं छोटे छोटे 7 साल के बच्चे हैं, आप उनको इस बुनियाद पर निकाल देते हैं कि तुम नॉन वेज खाना लेकर आ गए थे, ठीक है, और उस स्कूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं ऐसी कौम के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि जो हमारे मंदिर तोड़े। तो इस माहौल में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो किस तरीके से ऑब्जेक्शन करेंगे? जी। और एक और टीचर है, वो उनका तो मैं नाम ले सकता हूँ, खान सर है, उनके क्लास में तो 2500 के आसपास एवरेज बच्चा पढ़ता है एक क्लास में, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत से मुस्लिम बच्चे भी होंगे, और उनको तो कई वीडियो वायरल होते हैं जिसमें वो इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं और बातें करते हैं, तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था, जाहिर सी बात है। वो जो खान सर है ना, मैं आई फील बैड फॉर हिज स्टूडेंट्स, मतलब उनका लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और बात, उन्होंने तो कोई एग्जाम भी क्लियर नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंडिया की माथे पर एक कलंक है कि एक ऐसा आदमी कि जिसको कुछ नहीं आता वो इंडिया का टॉप टीचर है। अगर आप उनका एक वीडियो, आप मुझे उनका कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा दे, आई विल पॉइंट आउट 10 मिस्टेक्स मिनिमम, बहुत मिस्टेक्स। जी, वो जो बैतुल मक़दिस है उसको काबा बताते हैं और मस्जिद नबी को मदीना बता देते हैं, तो बहुत सी गलतियां हैं उनके उसमें, जाहिर सी बात है। मैं मुफ्ती साहब अपने जाती सवाल कर लूं जल्दी से, तो ज्यादा समय हो जाएगा। हो गया आपका जी, क्विकली कर ले 2 मिनट ताकि फिर आगे बढ़ें। जी चलिए, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ कि तो पुनर्जन्म, जाहिर सी बात है उसमें इस्लाम नहीं मानता, अगर मानता भी है तो ऐसे मानता है कि कयामत के दिन फिर से हम इसी रूप में पैदा होंगे और फिर सब हिसाब किताब होगा। लेकिन कुछ रिलीजन है जो इस पे मानते हैं और इसकी जैसे रीइंकार्नेशन है या ट्रांसमाइग्रेशन है, ऐसे वर्ड्स के तौर पे इस दुनिया में लोग वापस आते हैं। और अगर एक भी तो ऐसे केस है तो इस्लाम कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ऐसे काफी केस हैं, इंडिया में ही केस हैं जिसमें आसपास ही लोग कुछ महीनों बाद पैदा हुए और जिसको काफी लोगों ने, काफी एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया और उसमें वो कोई लूप होल नहीं निकाल सके। उसके बच्चों के क्रॉस एग्जामिनेशन भी किए गए जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, और बर्थ मार्क भी मिले जहाँ गोली मार के उसकी वो बता रहा था कि हत्या की गई, वहीं पे उसके बर्थ मार्क था जहाँ गोली लगी थी। तो इन चीजों का जवाब क्या होगा? पहले तो इन चीजों को आप प्रूव करें
कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं खुसूसन आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर, और ऐसे इन्वायरमेंट में कि जहां जरा सी कोई बात रिलीजियस हो, खुसूसन वो अगर हिंदू रिलीजन को अगर यानी वहम के दर्जे में भी सपोर्ट कर रही हो तो मीडिया उसको आसमान पर उठा लेता है। तो पहले इन रिपोर्ट को वेरीफाई करना जरूरी है कि कौन क्या कह रहा है। असल तो बात यह है। तो क्या आप ये समझते हैं